गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशा। आज का ये हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने जाने कि भारत में क्षेत्रवाद के कितने रूप हैं। आज हम जानेंगे कि भारत में जो क्षेत्रवाद की समस्या है इसका हल कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हमारा जो देश भारत है ये अनेक विभिन्नताओं वाला विशाल देश है। ऐसे में क्षेत्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करना लगभग असंभव है। और दूसरी ओर क्षेत्रवाद केवल एक बुराई ही नहीं है बल्कि इसके कुछ श्रेष्ठ पक्ष भी हैं, इसका कोई सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष क्या है कि जो क्षेत्रवाद है वो लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनमें विकास करने की प्रतियोगी भावना भी विकसित करता है। परंतु भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद है वो कई तरह के बुरे प्रभाव भी डाल रहा है। तो ऐसे में इन बुरे प्रभावों से बचाव कैसे किया जा सकता है, इस बारे में विचारकों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। फर्स्ट है अल्पसंख्यकों की उचित शिकायतों को दूर करना। क्षेत्रवाद को विकसित करने में भाषाई और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, माने जो भाषा के आधार पर जिनकी संख्या कम है या धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है, ऐसे जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका काफ़ी योगदान होता है। इन अल्पसंख्यकों को भारत सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध कुछ शिकायतें होती हैं और यदि जो अल्पसंख्यकों की शिकायतें हैं, जो उनकी उचित शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए तुरंत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं, तो जो अल्पसंख्यक क्षेत्रवादी भावनाएं हैं वो उत्तेजित ही नहीं हो पाएंगी। सेकंड है सीमाओं के संबंध में अंतर्राज्यीय झगड़े हल करने के लिए आयोग। प्रत्येक प्रकार के जो अंतर्राज्यीय झगड़े हैं इनको ठीक रूप से हल करने से क्षेत्रवाद की समस्या के एक पक्ष को हल किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय झगड़े क्या हैं? दो या दो से अधिक राज्यों में होने वाले विवाद झगड़े, जैसे हरियाणा और पंजाब में SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का भी एक मुद्दा है, राजधानी का। भारत सरकार सीमाओं के संबंध में अंतर्राज्यीय झगड़ों को हल करने में देरी करती है। हरियाणा की ही बात ले लो, पंजाब और हरियाणा 1966 में दो राज्य बने अलग अलग, तो ऐसे में तब से ये झगड़ा SYL का चला आ रहा है, लेकिन इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। इसमें कारण क्या है? हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कह दिया है, उसके बाद भी ना तो केंद्र सरकार इसमें तत्परता दिखा रही है और ना ही पंजाब सरकार अपनी ढीठता छोड़ रही है। हमारा ये विचार है कि निपुण लोगों का एक संवैधानिक आयोग इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और इस आयोग की जो रचना है वो दल राजनीति से मुक्त होनी चाहिए। माने इसमें राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनको सदस्य नहीं बनाना चाहिए और दूसरी ओर इस आयोग के सदस्य उस राज्य से भी संबंधित नहीं होने चाहिए जो राज्य उस झगड़े के बीच में एक पक्ष है। थर्ड है इसमें सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास। भारत में नियोजन के उद्देश्य से समूचे भारत को 5 खंडों में बांटा गया है। तो ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि इन सभी खंडों के जो संतुलित आर्थिक विकास की ओर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा हर राज्य सरकार के लिए भी इस तथ्य के प्रति विशेष ध्यान देना जरूरी है कि राज्य का कोई क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में आर्थिक पक्ष से पिछड़ा हुआ ना रह जाए। माने केंद्र सरकार पूरे देश के लिए ध्यान देगी और जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी अपनी सीमा में इस ओर ध्यान देंगी कि उनके राज्य का कोई जिला या कोई क्षेत्र बाकी जिलों या क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ा हुआ तो नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। और राज्य में जो आर्थिक और सामाजिक पक्ष से पिछड़े हुए हैं क्षेत्र, उन लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाए ताकि वे राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान विकास करें। और ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसे राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए जो राज्य आर्थिक और सामाजिक पक्ष से अधिक पिछड़े हुए हैं। तभी, क्योंकि आर्थिक पक्ष से विकास होगा
उनका आर्थिक जीवन उन्नत होगा तो वो शिक्षा की ओर भी अग्रसर होंगे, शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तो अंधविश्वासों से और सामाजिक पिछड़ेपन से भी वो बाहर निकलेंगे। फोर्थ है राष्ट्रीय स्वरूप वाले राजनीतिक दलों का निर्माण। क्षेत्रवाद को विकसित करने में राजनीतिक दलों का भी बहुत अधिक हाथ है। हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं, हालांकि जो राजनीतिक दलों का अस्तित्व में आने का आधार है वो कोई ना कोई नया सामाजिक या आर्थिक कार्यक्रम, कोई नया दृष्टिकोण होना चाहिए। पर हमारे देश में क्या होता है, धर्म या जाति के आधार पर राजनीतिक दल अस्तित्व में आते हैं। अब जो राजनीतिक दल अस्तित्व में ही इस संकीर्ण भावना के आधार पर आए हैं तो वो अपना कार्य भी इसी संकीर्ण संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर ही करेंगे। तो इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि क्षेत्रीय और जो सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं वो प्रमुखता ग्रहण ना कर सकें, माने वो बहुत ज़्यादा अपने जो भावनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ना कर सकें और जो राष्ट्रीय स्वरूप के राजनीतिक दल हैं वो विकसित हों, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। और क्षेत्रीय और जो सांप्रदायिक दलों का पतन है वो केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि चुनाव के समय कोई भी राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल इनसे अवसरवादी गठजोड़ ही ना करे, गठबंधन ना करे। तो ऐसे में सांप्रदायिक दलों पर भी यदि रोक लगा दी जाए तो वो बहुत ही उचित होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक प्रकार के जो उग्रवादी आंदोलन हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर है, चाहे भाषाई आधार पर हैं, चाहे जातीय आधार पर हैं, चाहे धार्मिक आधार पर हैं, उनको कठोरता के साथ दबाया जाए। और जो लोग भारतीय संघ से अलग होने की मांग करते हैं उनसे निपटने में क्षण भर की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस उनके प्रति भारत सरकार को दिखानी चाहिए। और इसके अलावा जो लोगों के पिछड़े हुए विचार हैं उनको दूर करना चाहिए। वो पिछड़े हुए विचार जो उनके हैं, जो अंधविश्वास हैं, वो कैसे दूर होंगे? शिक्षा के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार से। सभी शिक्षित होंगे तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अंधविश्वास से बाहर खींचकर लाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को ठीक अर्थों में लागू करना अनिवार्य है कि जो हमारा संविधान है उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो जरूर की है, उसमें इस बात का वर्णन है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक आयोजन होते हैं। तो इस तरह की जो और भी अनेक गतिविधियां हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रवाद की समस्या का सर्वोत्तम हल है वो है लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास। अज्ञानता, अनपढ़ता, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ये भारतीय लोगों को आधुनिकीकरण की क्रिया से दूर रखते हैं। आधुनिकीकरण की क्रिया का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि मॉडर्न वही कहलाएगा जो वेस्टर्न जो तरीके हैं उनको फॉलो करेगा। यहाँ आधुनिकीकरण का अर्थ है तर्क का उदय, माने जीवन में जो कुछ अपनाना है उसके पीछे तर्कपूर्ण सोच हो और ये जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, केवल एक क्षेत्र से नहीं। व्यक्ति केवल तर्क और विवेक के आधार पर ही सारे निर्णय ले। यदि लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए तो फिर ये लोग अपने जो संकुचित और सीमित दृष्टिकोण हैं उसको छोड़कर जीवन संबंधी विशाल दृष्टिकोण को ग्रहण करेंगे, माने सभी जो हैं सबके प्रति सद्भाव रखेंगे और देश के प्रति भी एक अच्छा भाव उनके मन में रहेगा। ऐसे लोगों में राष्ट्रीय भावना तभी विकसित होगी यदि वो आर्थिक पक्ष से उन्नति करें और बौद्धिक रूप से जागृत हों। और दरअसल न केवल क्षेत्रवाद बल्कि भारतीय राजनीति की अनेक बुराइयां, इनको दूर करने का एक मुख्य साधन है लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये ध्यान कौन देगा? केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकारें। तभी हम सिर्फ क्षेत्रवाद ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में जो व्याप्त अन्य बुराइयां हैं उनसे भी काफ़ी हद तक छुटकारा पा लेंगे। धन्यवाद।